माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है घटना चक्र का दूसरा सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें जो है दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे और ये इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। उसके बारे में क्वेश्चन बाय चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो पहला सीरीज जो है अगर नहीं देखे हैं तो पहला सीरीज देख लीजिए, तब उसके बाद ये दूसरा सीरीज देखिएगा। यानी मध्यकालीन भारत का जो है प्रथम जो था, जिससे मुसलमानों का आक्रमण पहला था। दूसरा जो सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, तब जो है आगे क्वेश्चन वाइज हम लोग करेंगे, इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे कहिएगा तो टोटल 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था, जो कि पहला वंश गुलाम था। तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गुलाम वंश का जो है कार्यकाल जो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो कि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा, जो कि आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे, यानी तुर्की, तथा उनके वंश पृथक पृथक थे, यानी अलग अलग थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलामों के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क, इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक था। यानी पहला जो था, इसका जो संस्थापक था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेकर 10 तक था। कहाँ तक था? 1206 से लेकर 10 तक था। वह ऐबक के नाम तुर्क जनजाति का था, यानी इसका जनजाति जो था तुर्क था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर जो खरीदा गया था। कारण है जो किसके द्वारा इसको खरीदा गया था। काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा था। दास जो होता है परमानेंट, यानी सब दिन के लिए खरीद लेता है। इस टाइप का जो है खरीदा गया था, जो कि आगे इसके बारे में और चर्चा होगा। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। देखिए इस्लाम का जो है धार्मिक ग्रंथ जो कुरान है, इसमें ये बड़ी सुरीले कारण ये बहुत अच्छा जो है पढ़ता था। कारण वह कुरान खां या कुरान के पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कुरान अच्छा से पढ़ता था और इसका आवाज़ बड़ी सुरीले था, बहुत अच्छा आवाज़ था। बाद में वह निशा
पुर से गजनी लाया गया। गजनी जगह है जहाँ उसे गौरी ने खरीद लिया। अब देखिए, एक आदमी जो है बेचा, उसके बाद गौरी खरीद लिया। गौरी के बारे में हम लोग जानेंगे तो तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी के बारे में जिस आगे जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो वही गौरी ने इसको खरीद लिया था। किसको खरीद लिया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी को विश्वास प्राप्त कर लिया। अब देखिए, इतना ये शानदार थे जो मालिक खरीदे थे, उसके प्रति इतना इसका विश्वास जताया, इतना विश्वास उसकी नज़र में इसका हो गया कि उसे जो है गौरी ने उसे अमीर आखुर की पद, ये पद बड़ी इम्पोर्टेंट पद है, अमीर ए आखुर, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अमीर ए आखुर, अमीर आखुर के पद प्रोन्नत कर दिया, यानी ये पद इसको दे दिया गया। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह के पश्चात, यानी गौरी का जब मृत्यु हुआ 3 माह के पश्चात 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, यानी ऐबक जो है राजधानी जो बनाया था लाहौर, जो कि वर्तमान में लाहौर अभी पाकिस्तान में है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में ऐसे भी राजा हुए हैं जो अपने आप को सुल्तान की उपाधि, सुल्तान तो बन गए लेकिन सुल्तान कभी माने नहीं। खिजर खां भी ऐसे आदमी थे, वो भी नहीं माने थे, तो जो कि आगे इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। उसने केवल मालिक और सिपह सलार की पदवियां से अपने को संतुष्ट कर रखा। ये भी अधिकारी पद था, मात्र यही पद से संतुष्ट था। जहाँ तक सुल्तान बनने का इसका मन में कहीं इसको नहीं था सपना, तो वही पद तक अपने आप को जो है खास करके रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1260 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। कहने का मतलब जो है, उसको जो पत्र था, मुक्ति पत्र मिला 1260 ईस्वी में। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना दान करता था जो लाखों दान देने वाला के नाम से इसे पुकारा गया। एग्जाम में लाख बख्श के नाम से पूछा गया है, पूछता है लाख बख्श कौन है, तो ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ऐबक भी खाली रहता है तो समझिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोला गया है। ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अब देखिए, इल्तुतमिश ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल बना था।
चौथी मंजिल, इसका काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति एक खेल में घोड़े से गिरने से के दौरान 1210 ईस्वी में हो गए थे। यानी 1210 ईस्वी में, यानी आधुनिक पोलो की भांति एक खेल होता था, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्वेश्चन पूछता है उसे लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसे सुल्तान के पद स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसे सारे क्षेत्र में कर दी, जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम ऐबक, जो स्वयं गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। यानी मतलब ऐबक तो गुलाम था ही, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखिए, आगे दिया हुआ है। कारण जो है, गुलामों का गुलाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐबक को घोड़ी खरीदा था, घोड़ी से पहले कोई दूसरा आदमी खरीदा था। ऐबक जो स्वयं गुलाम था और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का था, तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था, एक अधिकारी था गुलाम बनने से पहले। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। यानी पहले से ये पद पे था, ऐबक के साथ था। और इसी युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है। और प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दासता से मुक्त करने का आदेश दे दिया। देखिए, दास ही था, लेकिन इससे प्रभावित होकर जो है खुश हो गया। इसका कारनामा अच्छा था, अच्छा करतूत था। इसे लगा जो गौरी इसको दासता से मुक्त किया जाए। इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे। वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया।
इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर भी अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियाँ तेलियागढ़ के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे बनता है क्वेश्चन। सल्तनत युग 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जितल ने आरंभ किए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। 175 ग्रेन तांबे का जितल आरंभ किए। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद की खलीफा खिल्लत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर बुलजेले हैग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति सरदारों अथवा सूबेदारों को विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुता संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। अब देखिए यहाँ पर
रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि इसका कार्य 1236 से जो है 40 तक रहा था, और जो है ये सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। रजिया बेगम सत्ताच्युत करने में तुर्कों के हाथ था। उन्हें भटिंडा गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरोध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यानी इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है आपका बलबन 1266 ईस्वी से 1286 तक सुल्तान के रूप में बागडोर संभाले। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह इलवरी तुर्क का था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच दिया था। अब देखिए, इसमें जितना आप देख रहे हैं सब दास के ही रूप में है, चाहे बलबन हो, इल्तुतमिश हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो। इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। ये भी क्वेश्चन देखिए, बलबन को कब खरीदा गया था? ग्वालियर विजय के पश्चात, उसके बाद उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट पद होता है, खसदार पद दिया गया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन। देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहाउद्दीन। अब देखिए, उसे खरीदा उसकी योग्यता से प्रभावित होकर। अब समझिए, गुलाम थे और इसकी योग्यता इतनी शानदार था जो इल्तुतमिश से उसने एक पद दे दिया, खासदार का पद दे दिया। रजिया काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया था। ये भी प्रमोशन हो गया रजिया काल में। रजिया के विरोध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। अब देखिए, षड्यंत्र रचने में यानी रजिया को सुल्तान से पद से हटाने में तुर्की सरदार के साथ दिया था। कहा जाता था रजिया जब सुल्तान बनी थी तो लगभग नाखुश थे दरबार में बहुत आदमी। अभी भी देखिएगा, महिलाओं अगर ऊंचा पद पर चल जाती है तो पुरुष को थोड़ा अजीब लगता है, जो कि गलत बात है। महिला हो या पुरुष हो, चाहे जो भी हो, सबको अधिकार है। लेकिन हमारे समाज में जो है, खास करके देखिएगा, महिलाओं को दबाया गया है। शुरू से लेकर अभी तक भी ऐसे चल रहा है। इसीलिए जो है ये नहीं सोचते थे रजिया सुल्तान बने। तो मैंने ही कारण जो है, खास करके जो है ये बलबन जो उसके विरोध में जो है षड्यंत्र रचा था। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद अमीर आखुर का पद मिला इसको। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से रेवरी का जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों के साथ दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी दी गई थी। बलबन को हाँसी की सूबेदारी दी गई थी। बारह सौ 49 ईस्वी में बलबन अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा
शक्ति अपने पास कैसे लेकर आ जाता है। इस अवसर पर उसे उलोक खां की उपाधि दी गई है। बलबन को उलोक खां की उपाधि, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नायब ए ममलिकात का पद दिया गया और 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। बलबन के विषय में कहा गया है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन राजत्व की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान के पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये इसका जो है निरंकुश वाला बात जो है, एक रक्त और लौह नीति जो है ये खतरनाक था। यानी इसका कहना था ईश्वर ही जो है सुल्तान के निरंकुश बनाया है, जो कि इसका विचार था, जो कि विचार सही नहीं है। राजा तो ऐसे ऐसे भी हुए हैं जो बहुत प्रजा के लिए बहुत अच्छा सोचते थे, निरंकुश नहीं होते थे। तो ये निरंकुश थे, रक्त और लौह की नीति अपनाए थे। कहा जाता था इसके दरबार में कोई हंस नहीं सकता है, अगर कोई हंस दिया तो उसको कौन सा सज़ा मिलेगा उसका कोई पता नहीं। जैसे अभी एक देश का जो है राजा जो है उत्तरी कोरिया का समझिए, उस टाइप से इसका माइंड था, उस टाइप से इसका दिमाग था बलबन का। बलबन फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नियामत ए खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, यानी ईश्वर के बाद उसी का स्थान है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली जो कि आगे देखेंगे। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बोगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अपने बेटा से कहा था बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। सिजदा, देखिए इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। सिजदा का मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, यानी भूमि पर लेटकर, और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना, ये रीति आरंभ की थी। बड़ी खतरनाक था। अगर सुल्तान को जो है सामने जो है लेटकर और पैर को चूमना, ये बलबन ने ये नियम बनाया था, आरंभ किया था। अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। मंगोल का आक्रमण होता था, इसीलिए एक पद बनाया था दीवान-ए-अर्ज, ताकि उसका सामना कर सके। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान-ए-अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, मेहनती व्यक्ति था। बलबन ने उसे वाजीर के आर्थिक नियंत्रण से भी मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। अब देखिए सब हम लोग एनालिसिस देखे थे, यानी कि घटना चक्र के अनुसार इसमें बहुत कम दिया गया है
जो कि डिटेल चर्चा और भी हम करेंगे और वीडियो के माध्यम से इसमें जितना दिया गया उसके हिसाब से हम लोग किए हैं। आगे अब क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच आएगा। पहला क्वेश्चन ये है, जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक तो इसमें हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि वे एक वंश ही नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक थे। साथ ही वो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम का वंश सुल्तान कहने का स्थान प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? लगभग सेम ही क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पर जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श, जो कि इस चर्चा कर चुके हैं, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पर जाएंगे। ढाई दिन का झोपड़ा, ये क्या है? मस्जिद है कि मंदिर है कि संत का झोपड़ी है कि मीनार है? ये मस्जिद हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पर जाएंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? दिल्ली एवं अजमेर में, ये दोनों जगह स्थित है। इसका एनालिसिस भी देख लेंगे, हालांकि नहीं है, उसी में बता दिया गया था। अब छठा क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? योगदान नहीं दिया था। योगदान इल्तुतमिश तो दिया था, फिरोज शाह तुगलक भी दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक देवे किया था, गयासुद्दीन तुगलक इसमें नहीं दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था। तो इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश काल पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल काफ़ी हानि पहुंची थी। इस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जो कि बात वही था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? यहाँ 2 ऑप्शन इधर है, तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर लाहौर होगा, दिल्ली नहीं होगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अजमेर भी है, लखनौती भी है, तो लाहौर ही था, जो कि लाहौर हम आपको बता दिए। अब इसका एनालिसिस देखें। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी लाहौर विशेष जनों एवं अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक सार्वभौम शक्तियों ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनरूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी दास और उसके राज के उत्तराधिकारी
तजुद्दीन याल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपने बहन की शादी कुबाचा से करके उसने अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया, किंतु याल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसने दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला, इसलिए लाहौर था। कारण तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था, यानी इसका कैसे निधन हुआ, ये कैसे अल्लाह का प्यारे हुए थे। ए में है, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी, जो कि ये गलत है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी से सलाउद्दीन याल्दोज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। बुंदेलखंड के किले कालिंजर की घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। डी में ऑप्शन, चौगान या कीड़ा के दौरान उसे गिरने के दौरान जो है अश्व यानी घोड़ाश के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी डी सही है। अब इसका देखिए एनालिसिस भी है। तो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु चौगान खेलो आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। लाहौर में दफनाया गया था। उसे गुलाम वंश के संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया था, यानी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इल्तुतमिश को। इसका एनालिसिस भी दिया गया है, जो कि देख लेते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 में दिल्ली की सल्तनत की राजधानी रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल का सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जिताल, उसने आरंभ किया तथा सिक्के पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू किया था। हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, आगे हैं। दसवां क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। इल्तुतमिश हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश राजकाल में सुल्तान की राजधानी थी।
दिल्ली हो जाएगी। ऐबक के समय में लाहौर था। इसका डी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। सल्तनत काल निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? इल्तुतमिश हो जाएगा। इससे पहले लाहौर था, ऐबक में इल्तुतमिश ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? इसमें इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी है, देख लेते हैं। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान के पद स्वीकृति गौर किसी शासक से नहीं, अपूर्व खलीफा प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन पुष्टि और उस सारे क्षेत्र कर दी जो उसने विजित किया, और उसने सुल्तान या आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी दावेदार तजाउद्दीन याल्दोज और नसरुद्दीन कुवच्चा को समाप्त किया। भारत तुर्की राज्य को संगठित किया। मंगोलों आक्रमण से बचाया। राजपूतों की शक्ति तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद वंशानुगत बनाया। दिल्ली की तुर्की राज्य की राजधानी अनुरूप व्यवहारपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। इतना काम किए थे। हम लोग 14 क्वेश्चन जाएंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन, नंबर 14, गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, यानी गुलामों का गुलाम। गुलाम था वही गुलाम जिसको खरीदा था, इसीलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इसका एनालिसिस देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों प्रदान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तब देखिए, ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका एनालिसिस भी दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राजशक्ति सरदारों अथवा सूबेदारों को विभाजित करने का स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया, तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न राजतंत्र सिद्धांत का समर्थन किया। उसी समय परिस्थिति में तुर्कों राज्य के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 16, मंगोल आक्रमण चंगेज खां भारत उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे। वह एक मंगवर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश उसकी कोई सहायता न की और
जब मंगबरनी वर्ष 24 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। दिमाग से यहाँ खेला, ताकि कहावत है सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, तो ये यहाँ पर खेल गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां की समकालीन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर हम लोग जाएंगे। यही था जो कि उसका आप बता दिए, इल्तुतमिश ही था। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। बलबन के शासनकाल नहीं होगा, फिरोज तुगलक नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन नाम था, तेमुचिन। इसका एनालिसिस भी दिया गया है। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य का विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। अब ये क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल चंगेज खां भगोड़े युवराज को सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक शासन तैमूर मुल्तान पर अधिकार किया था, सिंधु नदी पार की थी। 3 में विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय शासनकाल में वास्को द गामा केरल तक पहुंचा था। इसमें आपको जो है एक सही होगा, यानी एक ही बात सही है, 2 बात ये जो है गलत है, केवल एक सही है। 21 के बाद हम लोग 22 नंबर पाएंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक गजनी को। किसको किया था? मलिक गजनी को। अब देखिए इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है। इल्तुतमिश ने बिहार, शरीफ एवं बाट पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। रजिया बेगम सत्ताच्युत करने किसका हाथ था? तुर्कों का। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसको सत्ता में तुर्कों का हाथ था, क्योंकि इसे खुश नहीं थे, महिला थी,
महिला से दुखी थे, तो मेन कारण यही था। रजिया बेगम सत्याचित करने में तुर्कों का हाथ था। उन्हें भटिंडा के गवर्नर मालिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरोध विद्रोह कर दिया था और सत्ता से हटाया था। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन 1286 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति इलवरी तुर्क था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह नीति अपनाई थी? यही था खतरनाक आदमी। आप लोग सोच सकते बलबन ही थे। बलबन के विषय में कहा गया उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन की राजत्व सिद्धांत दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान के पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था और द्वितीय, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक था। उसके अनुसार सुल्तान पद पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियमित एक खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात सुल्तान का कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह नीति अपनाई थी? बलबन। अब देखिए क्वेश्चन 27 नंबर का है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और दूसरा कारण कहा गया है। एम बलबन ने अपने शासनकाल शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की और आर में वह उत्तर पश्चिम सीमा मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहा। अब देखिए बात कहा गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोनों में। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए समुचित व्याख्या नहीं है, क्लियर व्याख्या ही नहीं है। अपनी शक्ति को सीमित करने के बाद बलबन उपाधि की थी जिले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों की प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व प्रतिष्ठा उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ये कहा गया था बलबन के द्वारा। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट प्रतिपादन किया था?
इसमें बलबन होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज आरंभ किया था? तो ये इसमें बलबन किया था, ये सब तो नहीं है। टोटल 30 क्वेश्चन हो चुका है और टोटल 1-2 क्वेश्चन और बचा, उसको कर ही लेते हैं। 31, 32 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, मात्र ये दोनों भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत पकड़ना। उसने नियामत खुदाई एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था जो सही है। उसने एकतादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, ये गलत है। एकतादारी जो किया था इल्तुतमिश किया था। उसने तुर्कान चहलगामी समाप्त कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। बी गलत है, यानी बाकी सब सही है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन नसरुद्दीन मोहम्मद उलोग खां की उपाधि दी थी। जिले-ए-इला उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसके शासन बरस 66 से बरस 86 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचार के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस राजत्व प्रेरित था। बलबन ने राजा के नियामित खुदा ईश्वर की प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगामी गठन को समाप्त किया और बलबन काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया था तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया था। एकतादारी व्यवस्था प्रचलन बलबन ने बल्कि इल्तुतमिश किया था। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से सुल्तान में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपना शिलालेख स्वयं खलीफा सहायक कहा? बलबन ने कहा था। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। हमारा ये सीरीज जो था ये ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट सीरीज में हम लेकर आएंगे खिलजी वंश के बारे में, और खिलजी वंश के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल जो है खिलजी वंश के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।